एक लड़की रहती थी जिसकी लव मैरिज मोहन नाम के लड़के से होने जा रही थी। वो बहुत खुश और एक्साइटेड थी, इतनी खुश कि उसने शादी वाले दिन ही मोहन को फ़ोन लगा दिया और बोली, हेलो मोहन, कहाँ हो तुम? जल्दी से बारात लेकर आओ ना। क्या गंगा, तुम भी कमाल हो। आज हमारी शादी है तो बारात तो लेकर आऊंगा ही, टाइम तो होने दो। नहीं, मुझसे अब इंतज़ार नहीं हो रहा है, जल्दी आओ ना। अकेले आना होता तो अभी भागता चला आता, लेकिन सबको लेकर आना है ना, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। इतने महीने वेट किया है तो कुछ घंटे और कर लो। ठीक है, कर रही हूँ, जल्दी से आओ। एक एक पल गिनकर जैसे तैसे गंगा का इंतज़ार खत्म हुआ और आखिर उसकी शादी मोहन से हो गई। आखिर हमारी शादी हो गई गंगा, तुम खुश हो ना? ऑफ कोर्स यस, ये भी कोई पूछने की बात है? आज मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। शादी करके गंगा ससुराल पहुंची। उसकी ससुराल में उसके साथ रहने वाले लोगों में उसकी सास मीरा, ससुर चंपकलाल, दो जेठ मंगल और उत्कर्ष और उनकी पत्नियां यमुना और सरस्वती थी। जब गंगा पहली बार घर के बड़े बुजुर्गों के सामने आई तो उसका ससुर चंपकलाल बोला, अरे राम राम राम, अरे मेरा ये बहू बिना घूंघट के हमारे सामने आ गई। अरे बहू, चेहरा तो ढको जल्दी से। क्यों, क्या हुआ? अरे सवाल ना करो, ढक लो जल्दी से। गंगा हक्की बक्की रह गई। उसकी नज़र यमुना और सरस्वती पर पड़ी। दोनों ने अपने सिर पर अच्छी तरह से घूंघट कर रखा था। उसने भी मजबूर होकर अपना पल्लू सिर पर ढक लिया। ये क्या हो रहा है? मैं तो समझ रही थी कि ये सब लोग मॉडर्न और खुले विचारों वाले होंगे, लेकिन यहाँ तो हिसाब उल्टा ही लग रहा है। वो थोड़ी देर के लिए शांत रही, लेकिन उसके मन में हलचल मच गई थी। जब वो और मोहन अकेले में मिले तो वो ये सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। मोहन, तुम्हारे पापा ने आज मुझे बिना घूंघट के उनके सामने आने पर टोका। ये क्या है? मैं तो सोच रही थी तुम सब मॉडर्न ख्यालात वाले लोग हो। हम लोग मॉडर्न तो है ही, पर बस पापा ना थोड़े पुराने ख्यालों वाले हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, उनके सामने ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बस। तुमने बताया था? कब मोहन? शादी से पहले तो तुमने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे लगा था कि मैं एक आज़ाद मॉडर्न परिवार में आ रही हूँ, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है। गंगा, ये सिर्फ घर के अंदर की बात है, बाहर तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो। पापा के सामने सिर ढकने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी के बाद मुझे इस तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। गंगा देखो, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? सीधे सीधे कहो ना कि मुझे घूंघट की आदत पड़ जाएगी। अरे यार, अब तुम ऐसे बोलोगी तो। नहीं नहीं, ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात मान लेती हूँ, लेकिन तुम याद रखो, ये मेरे लिए एक समझौता है। मैं ये बस तुम्हारे प्यार के लिए कर रही हूँ। आई लव यू मेरी जान। ठीक है, आई लव यू टू। हटो, जाओ यहाँ से। गंगा मोहन से अभी भी थोड़ी नाराज थी, पर उसे पता था कि वो वक्त के साथ एडजस्ट कर लेगी। शाम में गंगा ने अपनी जेठानियों से बात करी। दीदी, ये घूंघट का जो रिवाज है, आपको भी ये सब अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है? अरे गंगा, हम खुद इससे परेशान हैं, पर क्या करें, ससुर जी का हुक्म है, यहाँ उनकी ही चलती है। हाँ गंगा, हम भी मजबूरी में कर रहे हैं। जब हमने घर में कदम रखा था ना, तब भी यही हाल था। हमें लगा कि वक्त के साथ कुछ बदलेगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। उनके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। अरे, तो आप लोग चुप कैसे रह सकते हैं? मुझे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। गंगा, इस घर में अगर सुकून से रहना है ना, तो ससुर जी के खिलाफ कुछ मत बोलना। वो जो कहे वो कर लो, वरना बस झगड़ा ही झगड़ा होगा। हाँ गंगा, हम भी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, उनकी मर्जी ही सब कुछ है। पर तुम फिक्र ना करो, वक्त के साथ आदत पड़ जाएगी। हे भगवान, ये क्या बकवास है? ऐसे कैसे जीऊंगी मैं? रात हुई और गंगा सोने चली गई, पर सुबह 4 बजे अचानक उसके कमरे का दरवाजा खटका। अरे कौन है इतनी सुबह? बहू, उठ जाओ, तुम्हारे ससुर जी का हुक्म है, सबको 4 बजे उठना है। 4 बजे? इतनी जल्दी क्यों? अरे उनके दादा परदादा इसी वक्त उठते थे, तो उनका कहना है कि सबको इस वक्त उठना ही चाहिए। अरे उन्हें बताइए ना कि ये 2024 चल रहा है, 1924 नहीं। उनके ज़माने के ससुराल के 100 साल हो चुके हैं। बहू, सवाल नहीं उठाते, जैसा कहा जा रहा है वैसा करो। गंगा का मूड खराब हो गया था, लेकिन वो करती भी क्या? ससुर जी का हुक्म था तो मानना ही था। फिर दोपहर का वक्त आया तो चंपकलाल ने खाने के लिए खिचड़ी और चटनी की फरमाइश की। गंगा ने जल्दी से मिक्सर में चटनी तैयार की। लीजिए,
खिचड़ी और चटनी तैयार है, सब लोग जल्दी से खा लें। चंपकलाल जैसे ही चटनी चखता है तो अचानक जोर से चिल्लाता है। ये क्या किया तुमने बहू? मिक्सचर में चटनी बना दी? यह कोई तरीका है? जी क्यों, क्या हो गया? चटनी सिलबट्टे पर बनाई जाती है, हमारे घर में यही रिवाज है। तुम नई बहू हो पर इतनी तो समझ होनी चाहिए, ये मशीनों से बनी चटनी कौन खाता है? लेकिन चटनी तो चटनी होती है, सिलबट्टे पर बने या मिक्सचर में। तुम्हारी ये नई नई अकल यहाँ नहीं चलेगी। हमारे घर के रिवाजों का सम्मान करो बहू। यह मिक्सचर विक्सचर की चटनी सेहत को खराब करती है। बहू अगली बार ध्यान रखना, तुम्हारे ससुर जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। उफ, ये तो हद हो गई। घर में रिवाजों के नाम पर कुछ भी करवाया जा रहा है। गंगा खाने का थाल लेकर मोहन के पास बैठने लगती है कि अचानक चंपकलाल की तेज आवाज गूंजती है। गंगा को समझ में नहीं आता कि आखिर गलती क्या हो गई। अरे ये क्या कर रही हो गंगा? औरतें मर्दों के साथ बैठकर खाना नहीं खाती, पहले मर्द खाना खाते हैं फिर औरतें। अरे लेकिन मैं तो बस अपने पति के साथ खाना खा रही थी, इसमें गलत क्या है? गलत? मर्दों के साथ बैठकर खाना खाना गलत है? हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ और ना ही होगा। औरतें मर्दों के बाद ही खाती हैं, और यह बात तो साफ है कि मर्द और औरत एक साथ कभी नहीं बैठ सकते, समझी? ठीक है पापा जी। पापा जी नहीं, बाबूजी। तुम अपने मायके से कुछ भी सीख कर नहीं आई। गंगा एक पल के लिए सन्न रह जाती है और मोहन की ओर देखती है। उम्मीद करती है कि वो कुछ कहेगा, लेकिन वो तो चुप रहता है। अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये गलत है, मैं आपकी पत्नी हूँ, साथ में खाना खाना गलत कैसे हो सकता है? गंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये घर के रिवाज है, और बाबूजी के आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। मीरा, अपनी नई बहू को समझाओ कि हर बात में सवाल ना किया करे, जैसा कहा जाए वैसा मान ले। जी मैं समझा दूंगी। गंगा की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। वो मजबूरन चुपचाप उठकर अपनी थाली एक तरफ रख देती है और इंतजार करती है कि मर्द पहले खा ले। जब सब मर्द खाना खा चुके तो औरतें खाने के लिए बैठती हैं। माँ जी, ये सब क्या है? हम अपने पतियों के साथ भी खाना नहीं खा सकते? ये कैसी परंपरा है? मुझे तो ये सब बिल्कुल सही नहीं लगता। बहू, मुझे भी ये सब सही नहीं लगता। मैं भी जानती हूँ कि ये सब पुरानी सोच है, लेकिन क्या करें, उनके सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता। आप भी? हाँ बहू, मैंने भी बहुत कोशिश की थी शुरुआत में, लेकिन उनके आगे हमारी एक नहीं चलती। यहाँ जो वो कहते हैं वही नियम है। इतनी टेंशन ना लो और खाना खाओ आराम से। हाँ, इस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है गंगा। गंगा उसके बाद कुछ नहीं बोल पाई। फिर एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठी थी तो उसने अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट चालू की और तेज आवाज में गाने बजाने लगी। लेकिन तभी चंपकलाल की आवाज आई। ये क्या शोर शराबा मचा रखा है? गाना कोई सुनने की चीज है? बाबूजी, मैं तो बस थोड़ा रिलैक्स कर रही थी, इसमें क्या गलत है? गलत यही है कि तुम इन वाहियात गानों को सुन रही हो। रिलैक्स करना है तो भजन सुनो, पूजा करो। या अश्लील गाने सुनकर कोई रिलैक्स होता है क्या? गंगा चुप हो जाती है, लेकिन झल्लाहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मोहन, जरा ये म्यूजिक बंद कर दो। गंगा के ये कहते ही चंपकलाल का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से से उसकी तरफ मुड़ा। तुमने अभी क्या कहा? तुमने अपने पति का नाम लिया? बहू, हमारे यहाँ औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती। बाबूजी, मैं तो बस। कोई सफाई नहीं, यहाँ का कायदा सीखो और उसे मानो। पति का नाम लेकर तुमने घर की मर्यादा तोड़ी है। अभी भी वक्त है, तौर तरीके सीख जाओ वरना सही नहीं होगा। गंगा नजरें झुकाए खड़ी थी और चंपकलाल उसे डांट कर चला गया। वो परेशान हो चुकी थी। उसने सोचा चलो ठंडा पानी पी लो, शायद मन शांत हो जाए। लेकिन जैसे ही उसने फ्रिज की तरफ कदम बढ़ाया तो वहां ताला लगा हुआ था। फ्रिज पर ताला? ये क्या है? फ्रिज सिर्फ मेहमानों के लिए है, हम सब तो घड़े का पानी पीते हैं। पर क्यों? घर के लोग ठंडा पानी क्यों नहीं पी सकते? ये इनकी बनाए नियम है, अब हम क्या कहें। गंगा ने ठंडी सांस भरी और सोचा कि शायद एसी चलाकर थोड़ी ठंडक मिल जाए। लेकिन उसने ध्यान दिया कि पूरे घर में एसी सिर्फ मेहमानों वाले कमरे में है। अब एसी से क्या दिक्कत है? ये कहते हैं कि खिड़कियां और दरवाजे खुले रखो, अगर गर्मी लगे तो खुले आसमान के नीचे लेट जाओ। यही उनके पुरखों की सेहत का राज था और हमें भी यही करना चाहिए। खुले आसमान के नीचे?
ये घर है या किसी तपस्वी का आश्रम? ये तो तुम्हारे ससुर जी ही बता सकते हैं। इस घर के अजीबो गरीब नियमों ने उसकी हर छोटी छोटी खुशी को छीन लिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन नियमों के बीच अपनी जिंदगी कैसे जिएगी। तभी एक दिन मीरा की तबीयत अचानक खराब हो गई। मोहन ने डॉक्टर को बुलाया। जांच करने के बाद डॉक्टर ने उसे सलाह दी। देखिए मीरा जी, आपकी तबीयत का सबसे बड़ा कारण आपका बढ़ा हुआ वजन है। आपको जल्द से जल्द वजन कम करना होगा। वजन? पर मैं तो घर के सारे काम करती हूँ। घर के काम एक हद तक मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। मेरा सुझाव है कि आप किसी जिम को ज्वाइन कर लें। चंपकलाल जो पास ही बैठा था ये सुनते ही गुस्से में बोल पड़ा। जिम जहाँ लोग अधनंगे होकर जाते हैं, छे छे छे, मेरे घर की औरतें वहाँ नहीं जाएंगी। इनके लिए घर के काम ही एक्सरसाइज है। पुराने ज़माने में कौन से जिम हुआ करते थे? चाचा जी, ज़माना बदल गया है। अब लोगों का रहन सहन खान पान अलग है, इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हो गई है। बदल गया होगा ज़माना, लेकिन हमारे घर की परंपराएं नहीं बदलेंगी। यहाँ घर की औरतें घर के काम करके ही फिट रहती है। ये सब पैसे कमाने के तरीके हैं और कुछ नहीं। गंगा भी खड़ी ये सब देख रही थी, पर उसे पता था कि वो इस बीच कुछ नहीं बोल सकती। तभी उसकी नज़र यमुना और सरस्वती पर पड़ी, जो एक कोने में बैठी रो रही थी। गंगा उनके पास गई। अरे यमुना दीदी, सरस्वती दीदी, क्या हुआ? आप दोनों रो क्यों रही हो? अरे गंगा, क्या बताए, हम यहाँ फिट होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से हम बहुत परेशान हैं। परेशान? किस बात से परेशान? अब तुम्हें क्या बताऊं गंगा, मुझे नौकरी करनी थी। पढ़ाई में मैंने हमेशा अच्छे नंबर लाए, लेकिन यहाँ बाबूजी ने मना कर दिया। उनका कहना था कि हमारी बहुओं को बाहर काम करने की ज़रूरत नहीं है, घर का काम ही उनका फ़र्ज़ है। मैं चाहकर भी नौकरी नहीं कर पाई। मुझे ये सुनकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि ऐसा इंसान सपने में भी अपने घर की औरत को जॉब नहीं करने दे सकता। पर सरस्वती दीदी, आप क्यों रो रही हैं? मुझे और मेरे पति को शादी के बाद हनीमून पर जाना था। हमने सब प्लान कर लिया था, लेकिन बाबूजी ने कह दिया कि हमारे यहाँ लोग हनीमून पर नहीं जाते, ये हमारी परंपरा नहीं है। हनीमून भी परंपरा में शामिल नहीं? वाह वाह, क्या सैर सपाटा करना भी पाप है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। ये सब सुनकर गंगा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखो, अगर हमें उनकी सोच बदलवानी है तो हमें उन्हीं के तरीके इस्तेमाल करने होंगे। हम उनके हर नियम को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। पर वो कैसे? सबसे पहले हम घर के सारे मोबाइल छिपा देते हैं। मोबाइल? लेकिन क्यों? क्योंकि बाबूजी को पुरानी चीज़ें पसंद है ना, तो हम भी वही करेंगे। हम कहेंगे कि मोबाइल से रेडिएशन निकलता है जिससे सेहत खराब होती है। ये सही आइडिया है। तीनों ने घर के बाकी लोगों को ये प्लान बताया और फिर सारे मोबाइल छिपा दिए। अरे ये मोबाइल कहाँ गया? मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। बाबूजी, अब ना मोबाइल इस्तेमाल नहीं होंगे। मोबाइल से रेडिएशन निकलता है जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है, तो अब से फ़ोन बंद। क्या? ये किसने कहा? साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च की है उन्होंने। अब से कोई मोबाइल नहीं बाबूजी। पहले भी तो लोग बिना फ़ोन के रहते थे, तो आपको जिससे बात करनी है आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। ये क्या बकवास है? मैं रोज कैसे जाऊं मिलने? पहले लोग कैसे करते थे बाबूजी? चंपकलाल के पास कोई जवाब नहीं था। वो गुस्से में तमतमाते हुए वापस बैठ गया। फिर गंगा ने अगला कदम उठाया। घर में गैस का इस्तेमाल बंद कर दिया और सभी को चूल्हे पर खाना बनाने का फरमान सुना दिया। अरे ये क्या है? खाना इतनी देर से क्यों बन रहा है? अब से गैस का इस्तेमाल बंद है ना बाबूजी, हम चूल्हे पर खाना बनाएंगे। क्यों? क्योंकि चूल्हे पर बना खाना ज़्यादा हेल्दी होता है बाबूजी। पुराने ज़माने में भी लोग चूल्हे पर ही खाना बनाते थे ना, गैस तो अभी अभी आई है। चंपकलाल चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाया। हालांकि इस सब से उसकी पुरानी सोच और आदतें बिल्कुल भी नहीं बदली। वो लोग थक चुके थे, पर फिर मोहन ने फैसला किया कि अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जो चंपकलाल को झकझोर के रख दे। उसने सीढ़ियों से गिरने का नाटक किया। वो दर्द में कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसका पैर टूट गया हो। अरे मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई उठाओ मुझे, आइए। अरे बाप रे, जल्दी से इसे अस्पताल लेकर जाओ।
इसके दोनों भाई भी घर पर नहीं है। बहुओं, तुम लोग मदद करो। हम कैसे मदद कर सकते हैं बाबूजी? हम तो औरतें हैं, घर की काम संभालते हैं। अस्पताल जाना, कार चलाना, ये तो मर्दों का काम है। जी बाबूजी, हमें माफ़ कीजिए, हम तो सिर्फ घर का काम कर सकते हैं, बाहर का नहीं। हाँ बाबूजी, हम क्या करेंगे, हमारी जगह तो रसोई में है ना। चंपकलाल हक्का पक्का रह गया। वो गुस्से से चिल्लाने लगा, लेकिन बहुएं अड़िग थीं। वो एक कदम भी आगे बढ़ाने को तैयार नहीं थी। तभी मोहन के दोनों भाई घर आ गए। तुम लोग इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाओ। ठीक है बाबूजी। मंगल, जल्दी से टांगा बुला। टांगे में? अरे पागल हो गए हो क्या? इतनी तकलीफ में इसे टांगे में कैसे ले जा सकते हो? मीरा, इन लोगों को समझाओ ना। अरे पर ठीक ही तो कह रहे हैं ये लोग। हाँ, क्योंकि कार से प्रदूषण होता है बाबूजी। पहले भी तो लोग टांगे से ही अस्पताल जाते थे। जब कार नहीं थी तभी लोग ठीक हो जाते थे। चंपकलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कह सका। जैसे तैसे मोहन को टांगे में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने चंपकलाल को बताया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैर की हालत ठीक नहीं है। ऑपरेशन की क्या जरूरत है? पहले के ज़माने में कहाँ ऑपरेशन होते थे? बस मरहम पट्टी कर दो डॉक्टर साहब। चंपकलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। वो घबराहट से इधर उधर देखने लगा। आखिरकार मोहन के इस नाटक और सभी के पुराने जमाने के तर्कों से परेशान होकर उसने हार मान ली। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पुराने ज़माने की बातें अब नहीं चल सकती। हमें ज़माने के साथ बदलना पड़ेगा। जो सुविधाएं आज हमारे पास हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुनते ही मोहन अचानक उठकर बैठ गया। बाबूजी, यही बात तो हम आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहे थे। अरे तेरा पैर? ये सब एक नाटक था, आपको बस ये समझाने के लिए कि हमें ज़माने के साथ बदलना चाहिए। सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है, लेकिन 4 बजे उठने का कोई मतलब नहीं है। इज्जत दिल में होती है, उसके लिए घूंघट ज़रूरी नहीं है। और फ्रिज सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं होता बाबूजी, वो तो सबके लिए होता है। मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मैं गलत था। तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। गंगा, यमुना और सरस्वती ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराईं, क्योंकि उन्हें पता था कि